Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंटायरली, वो भी इन डिटेल में। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आज का वीडियो आपने पूरा कंटिन्यू एंड तक देख लिया, मे बी शायद ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, अब थोड़ा 1.5 या 2 की स्पीड में देखना, 2x की स्पीड में, 1.5 की स्पीड मैक्सिमम बहुत अच्छी रहेगी देखना और पूरा समझना इन डिटेल। ऐसा समझाने वाला यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं रहेगा, मेरी बेट लगा लो। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सब समझ जाएगा। सो शुरू करते। तो देखो, व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट्स और ये क्यों करना होता है, तो कैसे शुरू होती है कहानी। तो हमारी जो 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स की जर्नी शुरू हुई थी, उस कॉमर्स की जर्नी के अंदर सबसे पहले हमने सीखा था जर्नल एंट्री ना। जर्नल एंट्री क्या होता है ना, देखो आप जब धंधा कर रहे होते हो तो आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो होंगे ना, लेन होगा, देन होगा, तो ये जो लेन देन का रिकॉर्डिंग होता है, आप रिकॉर्डिंग करते हो उसको प्रॉपर। ये जो रिकॉर्डिंग होता है ना, वो आप किधर करते हो, जर्नल एंट्री के अंदर। पर जर्नल एंट्री की दिक्कत ये होती है ना कि यहाँ पे सब मिक्स हो जाता है, एकदम कचरा बिरयानी बन जाती है एकदम तरीके से, मतलब सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स एंड मैच हो गए, मतलब सारे अकाउंट्स एक साथ मैच हो गए, मिक्स हो गए। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स की एंट्री भी एक ही बुक में कर दी, मैंने परचेज की एंट्री भी एक बुक में कर दी। देन मैंने अलग अलग, मैंने सपोज़ कि मिस्टर एक्स से कुछ ट्रेड किया तो वो भी मैंने एक ही जगह पे लिख दिया। मैंने सपोज़ मिस्टर यशवंत से कुछ ट्रेड किया तो वो भी मैंने कुछ एक जगह पे लिख दिया। मैंने मिस्टर ए से कुछ ट्रेड किया तो वो भी मैंने एक जगह पे लिख दिया। मैंने कैश में कुछ ट्रेड किया, मैंने क्रेडिट में कुछ ट्रेड किया, वो सारे की सारी चीज़ें मैंने खिचड़ी बना के एक जगह पे लिख दी। अब ये जो खिचड़ी होता है उसके अंदर से मैं हर इंग्रेडिएंट को, मतलब हर अकाउंट को अलग करता हूँ। एंड हर अकाउंट को अलग करने के बाद मैं क्या बनाता हूँ, लेजर, जिसमें मैं बाइफर्केशन करता हूँ सारे अकाउंट्स का। मतलब अब मैं कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको अलग से एक अकाउंट बना के लिखूंगा और उसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होंगे। फिर मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन का अलग अकाउंट बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, ताकि मुझे एक लमसम अमाउंट पता चल सके कि मेरा कैश में कितना रोकड़ा हुआ है, मेरा कितना सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हुए और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। देन सपोज मिस्टर एक्स के साथ मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको मैं अलग से बाइफर्केशन करके लिखूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे मिस्टर एक्स से कितना लेना है और कितना उसको देना है। क्लियर। अब लेजर के बाद अपन करते ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम ये चेक करने के लिए बनाते कि वेदर हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं क्या उसमें से कुछ मिस तो नहीं हो गया या कुछ छूट तो नहीं गया। वेदर अगर कुछ, तो जब भी अपन का ट्रायल बैलेंस बनाते तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल सेम आता था, टैली होता था। तो उसका बनाने का रीज़न यही है कि लेजर के अंदर कोई गलती की है कि नहीं की है उसको सुधारो, अगर हमने कुछ की है गलती तो। ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस के बाद अब ट्रायल बैलेंस हमने सिंगल एंट्री के हिसाब से किया होता है। बेसिकली सिंगल एंट्री हमने की होती है, वेर इन हम जो अकाउंटिंग के अंदर रूल फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। येस और नो। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है सर, हर एंट्री के, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। मतलब अगर कुछ आया है तो कुछ गया ज़रूर होगा, समझ गया। अगर कुछ लिया है तो कुछ दिया ज़रूर होगा, सिंपल सी बात है। तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत आपको हर चीज़ के दो इफेक्ट करने होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में उसका एक इफेक्ट, सिंगल एंट्री हो चुका होता है, पर उसके बाद उसका एक और इफेक्ट करना बाकी होता है, जो कि हम फाइनल अकाउंट्स में फाइनली निपटाते हैं। तो वाई इज़ फाइनल अकाउंट्स मेड। फाइनल अकाउंट्स इज़ द लास्ट और द फाइनल स्टेप इन अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप ये बनाते हो ताकि आप अपनी किसी भी कंपनी या फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन जान सको। आपकी कंपनी वेदर प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, आप वो जान सको। सेकेंडली, आप ग्रोथ और एक्सपांशन कितना कर सकते हो, आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको कितना इन्वेस्टमेंट और करना है, एंड आपका कैपिटल क्या शेयर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या आप उसको शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड फर्म बना सकते हो या नहीं बना सकते। ये सारी की सारी जानकारी आपको फाइनल अकाउंट से मिल जाएगी। आई बात समझ में। अब फाइनल अकाउंट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि 3 होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो एक ज़रा एग्जाम्पल लेते। सो फॉर सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे कि सपोज कि मैं एक ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब माल बनाने का काम भी खुद करता हूँ एंड उसको बेचने का काम भी मैं खुद ही करता हूँ। तो देखो, बनाने के लिए, माल को बनाने के लिए मुझे एक जगह चाहिए जिसको मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा फैक्ट्री। क्या बोलूँगा मैं उस जगह को,
फैक्ट्री, यस। और जहाँ से माल बेचा जाएगा और सारा बैकएंड का काम किया जाएगा उसको मैं बोलूँगा ऑफिस, ओके। सो ये दो अलग अलग रीजन्स होंगे, रीजन्स ऑफ वर्क। तो मैं अपने काम को दो रीजन्स में बांट रहा हूँ, एक होता है फैक्ट्री रीजन, एक होता है ऑफिस रीजन। देखो फैक्ट्री का अगर इलाका मैं चला रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम भी होगी, सिंपल सी बात है। और जब मैं ऑफिस चला रहा हूँ तो उसकी भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे और कुछ ना कुछ इनकम्स होंगी, ये याद रखना। तो हमेशा जब आप फैक्ट्री या ऑफिस चला रहे हो दोनों ही जगह पे कुछ खर्चे और कुछ ना कुछ फ़ायदा, मतलब इनकम तो होगी। अब है ना, फैक्ट्री का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में? ट्रेडिंग अकाउंट। एंड जो ऑफिस होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोनों का फॉर्मेट क्या होता है? टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट का मतलब होता है कि एक बड़ा सा टी, मतलब पूरे पेज को दो पार्टीशन में बांटोगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पेज, आप उसको ऐसा प्रॉपर दो पार्टीशन में बांटोगे, ऐसा लाइन करोगे। अब ये जो बीच की लाइन आई, अब बीच की लाइन में से जो इस तरफ वाला पार्ट है दिस इज़ योर डेबिट साइड एंड जो इस तरफ वाला पार्ट है वो दिस इज़ योर क्रेडिट साइड। तो देखो इधर ये टी फॉर्मेट है तो ये वाला पार्ट आपका डेबिट वाला साइड है, इसके लिए यहाँ पे डी आर लिखा गया है। एंड ये वाला पार्ट है आपका क्रेडिट वाला पार्ट, इसके लिए यहाँ पे सी आर लिखा गया है। समझ गया? वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक तरीके से टी फॉर्मेट, सेम टू सेम टी फॉर्मेट होगा। यहाँ पे डेबिट पार्ट होगा, यहाँ पे क्रेडिट पार्ट होगा। अब इसका फॉर्मेट खाली इतना सा नहीं है, इसका फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको दो कॉलम इस तरफ और यहाँ पे दो कॉलम इस तरफ और यहाँ पे आप अंदर लिखोगे पर्टिकुलर्स, पी मतलब पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट एंड देन पी मतलब पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट। आपको ये फॉर्मेट याद नहीं रहेगा तो कैसे याद करने का आपको? पापा। क्या याद करने का आपको? पापा। पापा, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम चीज़, इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। वापस से क्या याद करने का? अपने पापा को याद करने का। समझ गए बात? ओके। अब दोनों ही एक रूल फॉलो करते हैं नॉमिनल अकाउंट। हमने 11th स्टैंडर्ड में बड़ा बेसिक चीज़ पढ़े थे, हमारे 3 गोल्डन रूल्स। तो 3 गोल्डन अकाउंट्स और 3 गोल्डन रूल्स, जिसमें से पहला था पर्सनल, सेकंड है रियल एंड थर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? हमको फिलहाल पर्सनल और रियल से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट पे फोकस करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था? रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर जिसको भी याद नहीं उसका रिविजन हो जाएगा। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स और प्रॉफिट्स। सिंपल, ये आपका रूल होता था नॉमिनल अकाउंट का। सो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हो, वेदर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये दोनों ही अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट हो, वेदर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, दोनों ही आपका कौन सा रूल फॉलो करते हैं? नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। नाउ नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के ही डेबिट साइड पे आपको क्या चीज़ लिखनी है? सर ये जो डेबिट साइड है ना, यहाँ पे आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड पे आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। एंड सिमिलरली रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स एंड प्रॉफिट्स। मतलब दोनों के ही क्रेडिट साइड पे आपके गेन्स या तो इनकम रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर भी गेन या तो इनकम रिकॉर्ड होगा। ये चीज़ अगर क्लियर है फिर हम आगे बढ़ते। तो सर आगे आपको क्या जानना है? अब तुम बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक्सपेंस और लॉस है, इसमें भी एक्सपेंस और लॉस है, तो ऐसे कौन से एक्सपेंस और लॉस होते हैं जो दोनों में फ़र्क समझाएंगे अपन को? तो सर दोनों के अंदर एक बेसिक फ़र्क आपको मैं बेस समझाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखना। सो दिस, सपोज दिस इज़ माई ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज़ माई, पेन नहीं चल रही, क्या बात है, किस्मत ही ख़राब है। चलो, दिस इज़ माई ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज़ माई P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने बोला था डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में आपके वो सारे के सारे खर्चे आएंगे जिसके ऊपर अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो जाएगा, इट विल गेट स्टॉप्ड, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके ट्रेडिंग का मतलब होता है फैक्ट्री, बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री। अब ज़रा ध्यान से समझना, फैक्ट्री में जो मेरे मजदूर काम करते हैं मैं उसको क्या देता हूँ? दिहाड़ी। दिहाड़ी का मतलब होता है पर डे वेजेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 वेजेस, बराबर। अभी जो वेजेस होते हैं ना, जब तक मैं उनको पैसा नहीं दूंगा मजदूरों को तो क्या वो मेरा काम करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा। येस, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये खर्चा एक ऐसा खर्चा है जिसको अगर मैंने नहीं चुकाया तो मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि भाई मैंने रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? परचेस।
तो परचेस का मतलब ही होता है रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदा, तो क्या मेरा फिनिश्ड गुड्स जो मेरी फैक्ट्री में बनता है वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये खर्चा एक ऐसा खर्चा है जिसके ऊपर अगर मैंने पैसे नहीं लगाए तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोल, गैस या तो फ्यूल, ये सब चीज़ें क्या होती है, जैसे इंसानों को खाना खाने की ज़रूरत होती है वैसे ही मशीन्स को भी तो फ्यूल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए चलने के लिए। अगर मैंने मशीन्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं डाली तो क्या वो मशीन चलेगी काम करने के लिए? नहीं। और मशीन नहीं चलेगी तो क्या मेरा प्रोडक्शन चलेगा या रुक जाएगा? ऑफ कोर्स रुक जाएगा। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक क्या बोलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो सारे खर्चे आते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर आप उस पर खर्चा नहीं करोगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है भैया? प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, वो खर्चे आते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। तो अब ज़रा देखते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कौन से खर्चे आते हैं। तो भाई सिंपल है, ऐसे कोई भी खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब होता है ऑफिस, बरोबर, ये होता है फैक्ट्री, तो ये होता है मेरा ऑफिस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में वो सारे खर्चे आएंगे जिससे आपके प्रोडक्शन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में कौन काम करते हैं? स्किल्ड लेबर्स। स्किल्ड लेबर्स को मंथली सैलरी मिलती है, दिहाड़ी नहीं मिलती है। तो मंथली सैलरी अगर मैंने सपोज उनको ना भी दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने उनको सैलरी नहीं दी, तो वो लोग ऑफिस का काम स्टॉप करेंगे। मेरे फैक्ट्री का काम तो चल रहा है ना अभी तक, वो तो स्टॉप हुआ नहीं। फैक्ट्री का काम चल रहा है मतलब मेरा प्रोडक्शन रुका नहीं, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने ना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ नहीं भरा भाई? मैंने ना ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा। तो ये मेरा एक ऐसा खर्चा है जो कि अगर मैं ना भी करूँ तो क्या मेरे फैक्ट्री का काम रुकेगा? अरे नहीं रुकेगा भाई साहब। फॉर एग्जांपल मैंने ऑडिट फीस नहीं भरा। अब ये क्या होता है सर? ऑडिट फीस एक खर्चा होता है जो कि आप सीएस को देते हो, ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो। अब उन्होंने मेरी रिपोर्ट बनाने पे मैंने उनको पैसा नहीं दिया, फीस नहीं दिया, तो तुमको क्या लगता है कि क्या मेरा उससे फैक्ट्री का काम रुक जाएगा? नहीं सर, नहीं रुकेगा। तो ऐसी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप नहीं होता। तो जहाँ पर भी प्रोडक्शन डज नॉट स्टॉप, क्या लिखना है? प्रोडक्शन डज नॉट स्टॉप, वो सारे खर्चे जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो अभी आपको फ़र्क समझा, ट्रेडिंग में खर्चे कौन से होंगे जिसके वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे कौन से होंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन को कोई फ़र्क पड़ता नहीं, प्रोडक्शन डज नॉट स्टॉप। दोनों खर्चे और लॉसेस के अंदर आपको फ़र्क समझा। अब मैं इनकम्स पे जाता हूँ। तो क्रेडिट साइड पे आपके दोनों ही साइड पे इनकम जाती है, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट हो या पीएनएल क्रेडिट हो, दोनों में इनकम जाएगी। पर क्या फ़र्क है? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट मतलब फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की इनकम जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। क्या लिखेंगे हम उसको? सेल्स। सेल्स बेसिकली उसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन करके हमने माल बनाया, गुड्स बनाए, उसको बेचकर अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो बेसिकली गुड्स बेचकर अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, वो जाएगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा शॉर्टकट में? गुड्स बेच के पैसा कमाया तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये एक लौती ऐसी इनकम होती है जो गुड्स बेचकर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, वो जाता है ट्रेडिंग क्रेडिट में, सिंपल। अब जाते हैं पीएनएल क्रेडिट में। सर गुड्स बेचे बिना अगर किसी भी अन्य तरीके से आपने पैसे बनाए या पैसे कमाए, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर लिखना है अन्य तरीके से पैसा कमाया, या फिर ऐसा लिखो बिना गुड्स बेचे। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे पैसे कमा सकते हो? तो देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी के पास है ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा था, एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, तुमने क्या किया ना, बैंक में जाके उसकी फिक्स डिपॉजिट बना दी, एफडी बना दी। अब एफडी के ऊपर तुमको क्या मिलेगा? बैंक वाला तुमको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट से तुम्हारी कमाई हुई। तो यहाँ पे इंटरेस्ट से तुम्हारी कमाई हुई, बरोबर, ब्याज से। क्या तुमने इसके लिए अपने माल बेचे क्या? नहीं, माल जब बेचा ही नहीं तो किसी अन्य तरीके से कमाई हुई। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है ना 2-3 जगह एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो तुमने उसको भाड़े पर चढ़ा दी और उससे रेंट कमाया। अब देखो रेंट कमाया तो तुमने क्या इधर माल बेचा, क्या गुड्स बेचा? नहीं, पर अन्य तरीके से पैसा कमाया। अब फॉर एग्जांपल 2 ट्रेडर्स है, तुमने दोनों को मिलवाया और दोनों के बीच में क्या खाया? कमीशन खाया। अब देखो कमीशन खाया तो तुमने क्या कोई अपना माल या गुड्स बेचा क्या? नहीं, तुमने कमीशन से पैसा कमाया ना सर। तो कमीशन से पैसा कमाया तो ये गुड्स तो बेचा ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ पैसों को स्टॉक में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और उस पर तुमको डिविडेंड मिला, तो क्या यहाँ पर तुमको इनकम हुआ? यस, पर
गुड्स बेचे क्या तुमने, नहीं। तो दोनों के बीच में फ़र्क समझा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेच के जो इनकम मिलती है वो आप डालोगे, पर पीएनएल के क्रेडिट में आप उसके अन्य तरीके से जो भी इनकम मिलती है उसको डालोगे बिना गुड्स बेचे। बस इतना बेसिक आपको फ़र्क समझ गया तो फिर आगे सब डन है। अब सेकेंड चीज़, आप ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं आप उसको बोलते हो डायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हो आप उसको? डायरेक्ट इनकम या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं और इनकम को हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के। और सिमिलरली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको हम इनडायरेक्ट इनकम या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत अच्छे से याद रखनी है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार कतई मस्त रिविजन कर लो इसका और एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद की एक चीज़ आती है एंड दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और इसके अंदर क्या फ़र्क होगा? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी टी फॉर्मेट होगा। आपको यहाँ पर 3 कॉलम दोनों जगह बनाने पड़ेंगे, पर यहाँ पे पापा नहीं आएंगे, यहाँ पे आएगा ला आ। क्या आएगा यहाँ पे? ला आ, मतलब लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ये होगा आपकी लायबिलिटी, ये हो गया आपके एसेट्स अमाउंट। और ऊपर आप क्या लिखोगे? बैलेंस शीट एज ऑन। अब है ना, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? तो देखो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना तो आप ऊपर लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट, आपको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और आगे आपको डेट लिखनी होगी 31 मार्च एंड व्हाट्सोएवर द डेट इज। सिमिलरली जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड व्हाट्सोएवर इज द डेट। बट बैलेंस शीट के अंदर आप लिखते हो एज ऑन। तो बेसिक पहले इन दोनों का फर्क समझते क्या होता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा है मैंने, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी एंट्रीज होती है वो मैं पूरा साल कर रहा हूँ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, साल के बिगिनिंग से लेकर साल के अंत तक मैं कंटिन्यू इसके अंदर इन दोनों अकाउंट्स में एंट्रीज करते जा रहा हूँ। इसके लिए उसको फॉर द ईयर एंडेड बोलते हैं, मतलब जो कि पूरे साल उसके अंदर एंट्री किया जा रहा है। अब एक चीज़ होती है बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखा है एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है कि बैलेंस शीट के अंदर मैं पूरे साल एंट्री नहीं कर सकता। बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ साल के अंत मतलब 31 मार्च के दिन ही प्रिपेयर की जाती है और उसी दिन इसके अंदर मेरे को सारी एंट्रीज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होगा? इन दोनों के अंदर आप पूरे साल कंटिन्यूसली एंट्री कर रहे हो, वेर इसके अंदर आप सिर्फ साल के अंत में एंट्री कर रहे हो। इसके लिए उसको एज ऑन लिखा जाता है और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है। ये बेसिक फ़र्क था। अब एक और फ़र्क देखो, ट्रेडिंग के आगे एक वर्ड है अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के भी आगे एक वर्ड है अकाउंट, पर बैलेंस शीट के आगे कहीं पर भी ये अकाउंट वर्ड जैसा कुछ भी नहीं है। ये अकाउंट वर्ड होने से ट्रेडिंग के सामने डेबिट और क्रेडिट आता है और पीएनएल के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट आता है, पर बैलेंस शीट में ये जो अकाउंट है ना, अकाउंट ये वर्ड ही नहीं है, कैंसिल है। इसके लिए यहाँ पे ना डेबिट है और क्रेडिट है। तो जहाँ पर भी याद रखना, जहाँ पर भी आपको वर्ड दिखेगा अकाउंट मतलब वहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आएगा और टी फॉर्मेट रहेगा, डेबिट और क्रेडिट आएगा। तो बैलेंस शीट क्या है फिर? सर बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? एक तरीके का स्टेटमेंट जो कि आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है। नाउ व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज मतलब सर का बोझ, और असेट मतलब सर का रिलीफ। क्या मिलता है? सर का रिलीफ। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको पैसे मिलने वाले या तो आपको शांति क्रिएट कर रहे वो आपके लिए एसेट होंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो सर का दर्द या बोझ क्रिएट कर रहा है वो आपका लायबिलिटीज़ होगा। सिंपल है, इतना अगर समझ गए तो हम इसको डिटेल में अब समझेंगे आगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको सब डिटेल में बताऊंगा कि भाई कैसे होता है, क्या क्या होता है और उस सब चीज़ों के अंदर ही सारे अकाउंट में क्या क्या डिटेल में जाता है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक के ज़रूर जाना। बाय बाय।